मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार जोहार। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आप सभी का गोस्वामी सर क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच में वर्ग 6 की पाठ्य पुस्तक हमारी पृथ्वी, इस पाठ्य पुस्तक को लेकर के जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है ये मैं आपके बीच लेकर के आया हूँ। और आज हम लोग इस पाठ में सौरमंडल जिसका मैंने आपको पिछले 3 वीडियो में इस पाठ की चर्चा की थी, जहाँ आपने सीखा सौरमंडल के बारे में, इसके साथ ही साथ ज्योग्राफी भूगोल अर्थात ज्योग्राफी का क्या परिभाषा है इसके बारे में जाना। साथ ही साथ आपको मैंने सूर्य के बारे में, सौरमंडल के ग्रहों की जानकारी, जहां आपने 8 ग्रह बुध, शुक्र, शनि, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस और नेपच्यून इत्यादि के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी थी। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो मेरे YouTube के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। बच्चों, आज हम सौरमंडल के अंतिम भाग में आएंगे और आज हम लोग देखेंगे चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ आज आपके बीच में ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, आकाशगंगा और उपग्रह के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो बच्चों, आप ध्यानपूर्वक से सुनेंगे और समझेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पेज नंबर 6 से। आपको उम्मीद है कि पाठ्य पुस्तक प्राप्त हो गई है, तो आप सभी पाठ्य पुस्तक के भूगोल के पेज संख्या 6 को आप खोल लेंगे और हम लोग शुरू करते हैं चंद्रमा के बारे में। तो बच्चों, आप रात में जब सूर्य का अस्त होता है तब चंद्रमा को आप आसानी से रात में देख सकते हैं। आकाश की ओर जब आप मुंह देखेंगे तो आपको अनेक तारे टिमटिमाते हुए नजर आएंगे। उन्हीं तारों के आकाश में आपको एक बड़ा सा चंद्रमा दिखाई देता होगा। कभी चंद्रमा आपको पूरा गोल दिखाई देता होगा, कभी आधा दिखाई देता होगा। तो आइए हम लोग चंद्रमा के बारे में जानें। तो शुरू करते हैं सौरमंडल पाठ से चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा क्या है? तो पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ग्रहों के जब आपको बतला रहा था तो उसमें कई ग्रह के उपग्रह होते हैं और ये जो उपग्रह होते हैं ये ग्रह के चक्कर लगाते हैं। एक चीज़ याद रखेंगे बच्चों, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उपग्रह क्या है? उपग्रह ग्रह के चक्कर लगाते हैं। तो चंद्रमा भी क्या है? एक उपग्रह है। और किस ग्रह का वह उपग्रह है? तो पृथ्वी का है, हमारी धरती का, जिस ग्रह में हम रहते हैं, निवास करते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक ही उपग्रह है। याद रखेंगे, पृथ्वी का एक उपग्रह है और वह कौन है? चंद्रमा। इससे पहले मैंने आप लोगों को बतलाया था बृहस्पति ग्रह के बारे में कि बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 67 है और शनि ग्रह के में जो उनके जो उपग्रह हैं उनकी संख्या 62 है। तो पृथ्वी का कितना उपग्रह है? तो एक, और वह कौन है? तो चंद्रमा, जिसे आप रात में आकाश में देख सकते हैं। तो चंद्रमा के बारे में देखेंगे। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से 1/4 है। चंद्रमा का जो व्यास है वह पृथ्वी के व्यास से कितना है? तो 1/4 है।
चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है? तो पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी कितनी हो गई? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है। याद रखेंगे बच्चों कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? तो 27 दिनों में। 27 दिनों में के समय में ही, मतलब इतने ही समय में, मतलब 27 दिनों में अपने अक्ष पर एक चक्कर चंद्रमा पृथ्वी का लगाता है। इसी कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा का क्या होता है? एक भाग दिखाई देता है। कितना भाग दिखाई देता है? एक भाग। एक भाग ढका रहता है। चंद्रमा में न पानी है और न हवा है। याद रखेंगे कि चंद्रमा में पानी भी नहीं है और न वहाँ वायु है, इसलिए निवास के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए वहाँ हम लोग नहीं रह सकते हैं। जिस प्रकार आपकी पृथ्वी में रहने की अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पानी भी है, यहाँ हवा भी है, जंगल है, बहुत सारे नदियाँ हैं, पेड़ है, पर्वत है, मैदान है, जहाँ हम सिंचाई का साधन, सिंचाई करते हैं, खेती करते हैं। तो कहने का अर्थ हुआ कि पृथ्वी में निवास के अनुकूल परिस्थितियाँ है, जबकि चंद्रमा में नहीं है। क्यों? यहाँ पर पृथ्वी, चंद्रमा में न पानी है न हवा, इसलिए यह निवास के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर, चंद्रमा की सतह पर मैदान, पर्वत और गड्ढे हैं। वहाँ भी जिस प्रकार पृथ्वी में पर्वत, मैदान और खाइयाँ, गड्ढे हैं, उसी प्रकार चंद्रमा में भी क्या है? मैदान भी हैं, पर्वत और गड्ढे हैं। ये क्या करते हैं? ये चंद्रमा पर छाया बनाते हैं। ये चंद्रमा की सतह पर क्या करते हैं? छाया बनाते हैं। अब इस छाया को आपको अगर देखना हो तो आप कब देख सकते हैं? पूर्णिमा के दिन जब चांद पूरा गोल दिखाई दे, जब चांद पूरा गोल दिखाई दे तो आपको यहाँ पर इन पर्वत, मैदान और गड्ढों के क्या होगा? आपको छाया नजर आएगा। तो आप चंद्रमा की सतह पर जो छाया उभरती है, किसके कारण? मैदान, पर्वत और गड्ढों के कारण। तो इसे आपको देखना है तो पूर्णिमा की रात जब चांद पूरा गोल हो तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं। चंद्रमा सूर्य की किरणों को, चंद्रमा क्या करती है? सूर्य से प्राप्त रोशनी जो प्राप्त करती है चंद्रमा, उसको पृथ्वी पर क्या कर देती है? परावर्तित करती है। चंद्रमा सूर्य की किरणों को ही पृथ्वी पर परावर्तित करता है, जिसके कारण पृथ्वी को रात में प्रकाश मिलता है। अर्थात चंद्रमा क्या करती है? सूर्य से रोशनी प्राप्त करती है। चंद्रमा सूर्य से रोशनी प्राप्त की और उसे परावर्तित कर देता है कहाँ? पृथ्वी पर। अब ये चंद्रमा जो है सूर्य की रोशनी प्राप्त करके पृथ्वी की ओर परावर्तित किया। अब हम जो रात में चंद्रमा से जो रोशनी प्राप्त करते हैं, एक जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि तारों की अपनी रोशनी होती है और ग्रह या उपग्रह सूर्य की रोशनी, सूर्य से रोशनी प्राप्त करती है। तो सूर्य भी क्या है? एक तारा है, पृथ्वी से निकटतम तारा है। तो चंद्रमा क्या करती है? सूर्य से रोशनी प्राप्त करती है और वह उसको क्या करता है? पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देती है। इसी कारण से हमें रात में पृथ्वी से रोशनी प्राप्त होती है, प्रकाश प्राप्त होती है। इसे आप पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा की सतह पर जो छाया बनता है वह आप देख सकते हैं। चांदनी रातों में आप अवलोकन अच्छे से कर सकते हैं। आप रात में जब चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा देखने में ही बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। तो जरूर बच्चों आप चंद्रमा का अवलोकन करें। आइए अब हम आगे चलते हैं बच्चों ग्रहण के बारे में। और ग्रहण में आज आपको मैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बतलाऊंगा। तो ध्यान देंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं ग्रहण की ओर।
हम ग्रहण के बारे में जानें। ग्रहण क्या है? तो ग्रहण एक खगोलीय घटना है। मतलब सूर्य के चारों ओर कई ग्रह चक्कर लगाते हैं और उन ग्रहों के का चक्कर उपग्रह लगाते हैं। तो इसी दरमियान कोई ग्रह जो होता है सूर्य के बीच आ जाता है या उपग्रह सूर्य और ग्रह के बीच आ जाता है, तो ये ग्रहण होता है। तो ग्रहण क्या है? ग्रहण एक खगोलीय घटना है। तो पृथ्वी और चंद्रमा की परिक्रमण, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है, तो ये परिक्रमण की अवस्था में सूर्य तथा चंद्रमा, पृथ्वी तथा चंद्रमा की परिक्रमण अवस्था के कारण ग्रह की स्थिति उत्पन्न होती है। ग्रह कितने हैं? तो 2 हैं। कौन कौन? तो पहला चंद्र ग्रहण और दूसरा सूर्य ग्रहण। ग्रहण 2 प्रकार का होता है। आप समझ गए बच्चों कि ग्रहण क्या है? तो ग्रहण खगोलीय घटना है। पृथ्वी तथा चंद्रमा की परिक्रमण अर्थात एक दूसरे का जब वो चक्कर लगाती है तो उस अवस्था के कारण ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। कौन कौन? तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। पहला चंद्र ग्रहण क्या है? तो आप पूर्णिमा के दिन में आप इसे ग्रहण को देख सकते हैं। कैसे? देखिए, यह स्थिति कब उत्पन्न होती है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होती है। चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, अर्थात ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, इसके बीच में क्या आ गया? पृथ्वी आ गया। सूर्य के और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर क्या होती है? अब ये पृथ्वी की छाया कहाँ पड़ने लगी? चंद्रमा पर पड़ने लगी, जिसके कारण चंद्रमा का छाया वाला भाग दिखाई नहीं देता है। इसमें जो छाया वाला भाग जो हमें नज़र आता है वह जिसको हम देखते थे वो छाया क्या था? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया कि वो पर्वत मैदान चंद्रमा में जो अवस्थित है उसकी वो छाया है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर क्या होती है? पड़ने लगती है, जिसके कारण चंद्रमा का छाया वाला भाग दिखाई नहीं देता है। इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। और यह स्थिति कब होती है? तो पूर्णिमा के दिन होती है। अर्थात ये जब पृथ्वी और चंद्रमा जब परिक्रमण करते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, इसी दरमियान जब ये एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं तो क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी। और इसी कारण से पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है और चंद्र ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण कैसे होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। इसके कारण चंद्रमा का छाया वाला भाग हमें क्या होता है? दिखाई नहीं देता है। इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं, जिसे आप देख रहे हैं या देख सकते हैं। अब आइए हम आगे चलते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। अब आइए हम लोग देखते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। मैंने आपको चंद्र ग्रहण में क्या बताया कि चंद्र ग्रहण में क्या होता है? चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होता है तब चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, इसके बीच में कौन आ गया है? चंद्रमा। ये आपको जैसा मैंने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। इसी परिक्रमण के दरमियान या अवस्था में एक दूसरे कभी न कभी ये एक दूसरे के बीच में आ जाते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए तो चंद्र ग्रहण, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो
सूर्य ग्रहण। सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब चंद्रमा की छाया क्या होती है, पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जिसके कारण सूर्य का आंशिक, कभी आधा या तो कभी पूरा भाग दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण कभी कभी दिन में ही अंधकार छा जाता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं और यह स्थिति अमावस्या के दिन होती है। चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होती है, पूर्णिमा, और सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है, अमावस्या के दिन। जब आप सूर्य ग्रहण कभी देखे होंगे, ये खंडास सूर्य ग्रहण जब होता है तो दिन में ही अंधेरा छा जाता है। तो ये क्यों होता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा। तो चंद्रमा की छाया क्या हुई, पृथ्वी पर पड़ने लगी, जिसके कारण सूर्य का कुछ भाग या पूरा भाग हमें दिखाई नहीं देता है। इसे ही क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। बच्चों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देंगे। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है। याद रखेंगे, सूर्य से पृथ्वी की दूरी या पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है और प्रकाश की गति, जो रोशनी, सूर्य से जो रोशनी हमारी धरती पर आती है, उसकी गति कितनी है, याद रखेंगे, 3 लाख प्रकाश की गति, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। आप सोच सकते हैं कि कितना रफ्तार से वो सूर्य से पृथ्वी पर रोशनी पहुंचती है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर और प्रकाश की गति कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इस गति के बावजूद भी, मतलब इतना तेज गति जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसके बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट। याद रखेंगे आप सब, सभी बच्चे याद रखेंगे। सूर्य से पृथ्वी तक जो रोशनी आती है, उसे आने में, प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है, जबकि चंद्रमा से पृथ्वी पर परावर्तित प्रकाश को आने में 1.3 सेकेंड लगता है। मतलब सूर्य से पृथ्वी तक की जो रोशनी है, आती है, प्रकाश आती है, वह 8 मिनट में, और जब चंद्रमा सूर्य की रोशनी से प्राप्त करके उसको पृथ्वी पर जो रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित करती है, उसे पृथ्वी पर, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने की जो गति है, वह जो समय लगता है वह 1.3 सेकेंड, और सूर्य से पृथ्वी पर कितना लगता है, 8 मिनट। तो ये महत्वपूर्ण बात है बच्चों। कभी आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है प्रकाश को, तो 8 मिनट, और चंद्रमा से पृथ्वी पर परावर्तित प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो 1.3। तो ये महत्वपूर्ण बात थी बच्चों। अब आइए हम लोग अन्य खगोलीय पिंड के बारे में जाने, उल्का, क्षुद्र ग्रह। अभी हम आपको क्षुद्र ग्रह के बारे में जानकारी देंगे। तो बच्चों, आप पेज नंबर 8 में एक चित्र 1.7 में आप देख सकते हैं, ये क्षुद्र ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह के चित्र आप देख सकते हैं। तो क्षुद्र ग्रह क्या है, तो क्षुद्र ग्रह सौर मंडल में, जैसा कि मैंने बताया कि सौर मंडल में तारे, ग्रह, उपग्रह, अन्य छोटे छोटे बड़े खगोलीय पिंड हैं, और वे सब क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो तारों, ग्रहों तथा उपग्रह के अलावा सौर मंडल में असंख्य छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंड को ही हम क्या कहते हैं,
क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ध्यान देंगे कि तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अलावे सौर मंडल में असंख्य छोटे छोटे खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वही जो छोटे छोटे पिंड हैं वे क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। आप देख सकते हैं, स्क्रीन में आपको दिखाई दे रही होगी। आकार में इन छोटे छोटे जो खगोलीय पिंड हैं, जो क्षुद्र ग्रह है, वो ग्रहों से छोटे होते हैं और उल्का पिंड से बड़े होते हैं। अभी हम आपके बीच उल्का पिंड के बारे में ही बतलाएंगे। तो क्षुद्र ग्रह क्या है? आकार में ग्रहों से छोटे होते हैं और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। ये क्षुद्र ग्रह कहाँ अधिकतर पाए जाते हैं? तो मंगल ग्रह और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी ग्रह अपने अक्ष पर क्या करती है, आपको मैंने चित्र 1.3 में, ये अपने अक्ष पर क्या होती है? चक्कर लगाती है। किसका? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो मंगल ग्रह, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं, ये जो इनका कक्षा है, मतलब वो अपने अक्ष पर जो घूमती है, तो इनके बीच में ये छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। याद रखेंगे कि क्षुद्र ग्रह अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अब ग्रह क्या है? तो हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार जो क्षुद्र ग्रह है वह क्या है? ग्रहों का ही एक भाग है, जो कई वर्ष पहले किसी कारण से विस्फोट हो गया। तो विस्फोट के बाद ये ग्रह से टूट करके अलग हो गए। वैज्ञानिकों का मत है कि क्षुद्र ग्रह भी क्या है? क्षुद्र ग्रह भी ग्रहों का एक भाग है, जो कई वर्ष पहले टूटकर, ग्रहों से विस्फोट के कारण टूट करके अलग हो गए थे। तो आइए अब हम चलते हैं उल्का पिंड। अब हम लोग जानते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या है? बच्चों, कभी कभी आप आसमान की ओर देखते होंगे रात में, तो कभी एक ऐसा आपको एक पिंड नज़र आता होगा जो बहुत लगता है कि बहुत तेज़ी से हमारी पृथ्वी की ओर गिर रही है, या आपको जाते हुए दिखाई देगा आसमान में। यही क्या है? यही उल्का है। यही क्या है? उल्का है। आप उल्का पिंड तो आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत तेज गति से जाते हुए या पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देता है उन्हें क्या कहते हैं? उल्का। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही उल्का है, जो तेज गति से क्या होता है? कभी कभी आकाश में जाते हुए या पृथ्वी पर गिरते हुए दिखाई देते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं। उल्काओं का जो भाग, अब उल्काओं का जो भाग वायुमंडल में जल, ऐसे तो उल्का जब वायुमंडल में प्रवेश करते तो वो जल जाती है, लेकिन जो भाग जलने से बच गया वह पृथ्वी तक पहुंचता है। उसी पिंड को क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बच जाता है या बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड। कहने का मतलब हुआ कि जब वो वायुमंडल में प्रवेश करती है उल्का, तो वो क्या होती है? जल जाती है। उसमें से कुछ भाग क्या होता है? बच जाता है। अगर बच गया और पृथ्वी पर अगर जो आते हुए दिखाई तक पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। बच्चों, उल्का झील आपने पढ़ा होगा। ये उल्का झील इन्हीं उल्का पिंडों से बनी है। कहने का मतलब पृथ्वी पर वो किसी स्थान पर गिरा, वहाँ गड्ढे हो गए, बाद में वहाँ पानी भर गया और वह एक झील का रूप हुआ। तो आप उल्का झील के बारे में भी जानते होंगे, सुने होंगे और पढ़े होंगे। तो ये था बच्चों उल्का पिंड। अब हम चलते हैं आकाशगंगा। आकाशगंगा, ये आकाशगंगा क्या है? जब आप शाम में खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक जो फैली चौड़ी
सफ़ेद लाखों तारों का यह समूह है। तो ये क्या है, आप आसमान में अगर देखते होंगे तो ये आसमान में आप चित्र में देख सकते होंगे, ये आसमान में ये क्या है, तारों की एक पट्टी है, एक चादर जैसी फैली हुई है। तो खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी लाखों तारों का क्या होता है, यह समूह होता है। और यही पट्टी क्या कहलाती है, आकाशगंगा कहलाती है। तो याद रखेंगे आकाशगंगा क्या है। तो आकाशगंगा क्या है, तो खुले आकाश में जब आप रात में आसमान में देखेंगे तो इस ओर से उस ओर, मतलब चारों ओर तारों की एक सफ़ेद पट्टी फैली हुई है। इसी तारों के समूह को हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। तो आइए अब हम आपके बीच में आकाशगंगा के बारे में जानकारी देते हैं। आइए अब हम आकाशगंगा के बारे में बताते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको पूर्व में बताया कि खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी लाखों तारों का समूह है। यही पट्टी क्या कहलाती है, आकाशगंगा कहलाती है। आप चित्र में देख सकते हैं, स्क्रीन में आप देख सकते हैं आकाशगंगा। अब ये आकाशगंगा क्या है, ये सौरमंडल, हमारा जो सौरमंडल है वह आकाशगंगा का ही एक भाग है। बच्चों, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में एक नदी के रूप में कही गई है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में रोशनी की या प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, आकाशगंगा। एक नदी है गंगा नदी, तो ये नदी के समान जो चौड़ी फैली हुई रहती है तो लगता है कि एक नदी बह रही है। तो इसीलिए इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ा, आकाशगंगा पड़ा। तो बच्चों, कई आकाशगंगा मिलकर के, आकाशगंगा में क्या है, तो आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। और लाखों आकाशगंगाएं, इस प्रकार के लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के क्या बनाती है, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। आप पेज नंबर 9 पृष्ठ संख्या 1.9 में आप ये ब्रह्मांड की तस्वीर देख सकते हैं। तो आकाशगंगा किसकी प्रणाली है, तो आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। ये इस प्रकार से लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के क्या करती है, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत ही कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक, अर्थात ब्रह्मांड के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अब आइए बच्चों, उपग्रह क्या है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया कि चंद्रमा हमारा पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है। तो ये उपग्रह क्या होते हैं, ये ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार से ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। फिर से समझे कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। और जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर क्या होता है, ग्रह चक्कर लगाते हैं। आप देख सकते हैं ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर क्या है, ये ग्रह चक्कर लगाते हैं। और इन ग्रहों के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे ही क्या, वह खगोलीय पिंड क्या कहलाता है, उपग्रह कहलाता है। आप देख सकते हैं। तो बुध और शुक्र ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। किस किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है और वह है चंद्रमा।
बृहस्पति ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह है। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमोड, वह बृहस्पति ग्रह का ही है। तकनीकी विकास के मानव ने दूर संचार के खोज के लिए से संबंधित कार्यों के लिए मनुष्यों ने एक अपने से उपग्रह बनाया, तो वो कहलाता है मानव निर्मित उपग्रह। क्यों? दूर संचार टेक्नोलॉजी के लिए। आज जो हम फोन से बात कर रहे हैं, आज जो हम टेलीविज़न देख रहे हैं, आज जो हम आपसे संपर्क कर पा रहे हैं इस मोबाइल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, आप टीवी देखते होंगे, आप रेडियो सुनते होंगे, आप विभिन्न समाचार पत्र में जानकारियाँ प्राप्त करते होंगे। कहने का मतलब है जब आप टेलीविज़न देखते हो, कहीं दूर स्थान पर कहीं क्रिकेट का मैच हो रहा है, या कहीं कोई खेल हो रहा है, या कोई सभा हो रही है, कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री अपना जनता के नाम संबोधन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग अपने घर बैठे कैसे देखते हैं? तो इन्हीं मानव निर्मित उपग्रहों के माध्यम से देखते हैं। तो टेक्नोलॉजी के विकास के लिए, तो जब तकनीकी विकास हुआ, तो तकनीकी विकास के कारण मनुष्य ने क्या किया? दूर संचार और खोज संबंधी कार्यों के लिए उपग्रह बनाया, जिसे हम कहते हैं मानव निर्मित उपग्रह। याद रखेंगे बच्चों, पृथ्वी का पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक है। क्या नाम है उसका? पृथ्वी का पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक है। यह स्पुतनिक किसने छोड़ा था? तो सोवियत रूस के द्वारा। कब छोड़ा गया था? तो 4 अक्टूबर 1957 को। याद रखने वाली बात है कि पृथ्वी का पहला मानव निर्मित उपग्रह का नाम क्या है? तो स्पुतनिक 1। यह किस देश के द्वारा छोड़ा गया? तो सोवियत रूस, अभी वर्तमान में जिसे हम रूस कहते हैं। और कब छोड़ा गया? 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था सौरमंडल में। तो बच्चों, मानव निर्मित उपग्रह क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि उपग्रह क्या है, तो उपग्रह खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। और मानव निर्मित उपग्रह क्या है? यह वैज्ञानिकों द्वारा अर्थात मनुष्यों के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिंड है। अब क्या है? जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में, जैसा कि मैंने ब्रह्मांड के बारे में बताया कि ब्रह्मांड क्या है, तो लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के क्या बनाती है? ब्रह्मांड बनाते हैं। और आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। ये लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो वैज्ञानिक क्या किए? ब्रह्मांड के बारे में जानकारी अधिक से अधिक प्राप्त करने के साथ साथ पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। तो मानव निर्मित उपग्रह का कार्य क्या है? तो वैज्ञानिकों द्वारा यह बनाया गया एक कृत्रिम पिंड है। इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार के लिए किया जाता है। जो आज हम टेलीफोन या मोबाइल या टीवी, कंप्यूटर, ये जो हम लाइव प्रसारण देखते हैं, सीधा प्रसारण देखते हैं, ये सब किससे संभव है? तो इन मानव निर्मित उपग्रहों के द्वारा। इन उपग्रहों का प्रेक्षण या जो भेजा जाता है यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इन उपग्रहों का प्रेक्षण यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में इसको क्या किया जाता है? स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ उपग्रह हैं इनसेट, एडुसेट, IRS आदि हैं। याद रखेंगे कि अंतरिक्ष में कौन कौन से कुछ नाम हैं उपग्रह का मानव निर्मित, वो कौन कौन है, जिसमें से हमारा भारतीय जो उपग्रह है वो नाम मैं आपके बीच रख रहा हूँ। इनसेट, एडुसेट, IRS, ये इन ग्रहों का उपग्रहों का निर्माण किसने किया है? तो हमारा भारत ने। अब इन मानव निर्मित उपग्रहों का उपयोग हम रेडियो में सुनने में, टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि सेवाओं के लिए किया जाता है। कभी कभी इसके साथ साथ सैन्य प्रयोजन के लिए भी इन उपग्रहों का
प्रयोग किया जाता है। अर्थात दुश्मन सेना क्या करती है, इन सैटेलाइट के द्वारा दुश्मन कहाँ छुपे हैं, किस जगह पर छुपे हैं, उसकी स्थिति को ये सेना उपग्रह के माध्यम से जान जाती है और दुश्मनों पर हमला करके देश की रक्षा करती है। तो मानव निर्मित उपग्रह का प्रयोग क्या किया जाता है, तो इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि सेवाओं के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पहला अध्याय सौरमंडल। यहाँ हम उसे आज समाप्त किए। बच्चों आज हम यहीं तक, फिर हम अगले दिन अगले वीडियो में इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर आपके दिए गए हैं इसे मैं आपके बीच लेकर के आऊँगा और यहाँ जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं इसका मैं हल आपके बीच में रखूँगा। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।